नमस्कार, मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बटन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एनडीए या इंडिया, दोनों 2024 की अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों अपने तर्कस के सब तीर चला रहे हैं। देश के सभी राजनीतिक दल अधिकांश थे इंडिया और एनडीए में बट गए हैं, लेकिन कुछ दल अभी ऐसे हैं जो वेट एंड वॉच कर रहे हैं। कुछ का स्पष्ट हो चुका है कि वो आने वाले समय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एनडीए के साथ होंगे। कुछ ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव के बाद इंडिया की तरफ नजर आएंगे। लेकिन एक दल है जिस पर सबकी नजर लगी हुई है, और वो दल है बहुजन समाज पार्टी, बसपा, यानी कि सुश्री मायावती, जिनका 2024 में क्या फैसला होगा, इस पर राजनीतिक पंडितों की नजर बनी हुई है। मायावती 2024 के चुनाव में किसका खेल बनाएंगी, किसका बिगाड़ेंगी, इसी पर राजनीतिक पंडितों की नजर लगी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का एक गठबंधन बना। उस समय चर्चा फैली थी कि बुआ और बबुआ मिल गए तो पूरे प्रदेश में क्लीन स्वीप कर देंगे। लेकिन जब परिणाम सामने निकल आए तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी लहर, भगवा लहर तेजी से चली और 80 में से 65 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। और जिस गठबंधन को सबसे मजबूत सभी मान रहे थे, ये मान रहे थे कि 50-60% सीटें भारतीय जनता पार्टी खो जाएगी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने अप्रत्याशित विजय हासिल की थी और मायावती अखिलेश के गठबंधन को 15 सीट पर सिमट दिया था। उस समय समाजवादी पार्टी 5 सीट पर चुनाव जीती थी और बहुजन समाज पार्टी केवल 10 सीट पर चुनाव जीती थी। बसपा जिन 10 सीटों पर चुनाव जीती थी उनमें बिजनौर से मलूक नागर, अमरोहा से कुंवर दास दानिश अली, अंबेडकर नगर से रितेश पांडे, जौनपुर से श्याम सिंह यादव, सहारनपुर से हाजी फजलुर रहमान, नगीना से गिरीश चंद्रा, श्रावस्ती से राम शिरोमणि, लालगंज से संगीता आजाद, गाजीपुर से अफजल अंसारी और घोसी से अतुल कुमार सिंह शामिल हैं। अतुल कुमार सिंह घोसी के ऐसे सांसद रहे कि वो जितने दिन से भी चुने गए कभी लोकसभा का मुंह नहीं देख पाए और वो जेल में ही चल रहे हैं। अफजाल अंसारी की स्थिति यह है कि उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, वो भी अब लोकसभा के सांसद नहीं है। 8 सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के। इन सांसदों को लगता है कि इंडिया और एनडीए के इस युद्ध में बसपा चूंकि तटस्थ भाव में है तो उनकी कोई भविष्य की संभावनाएं नहीं है, इसलिए ज्यादातर ने अपना सुरक्षित ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं सहारनपुर के सांसद फजलुर रहमान साहब की। फजलुर रहमान सहारनपुर के बसपा के सांसद हैं और अभी तक बसपा में ही सक्रिय हैं। लेकिन इमरान मसूद वहां पिछले कई दिनों में कई दल बदल कर चुके हैं। वो बसपा में आए थे तो लगा था कि 2024 के चुनाव में बसपा से लड़ेंगे तो इमरान मसूद चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मायावती जी ने उनको निकाल दिया तो इमरान साहब बाहर चले गए। आखिर में उन्हें कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी का आसरा मिला और प्रियंका गांधी ने उन्हें कांग्रेस में शामिल कराया। इसलिए फजलुर रहमान की इमरान से तो चिंता खत्म हो गई, पर बहुजन समाज पार्टी किस गठबंधन में जाएगी या अकेली चुनाव लड़ेगी, इस पर उनकी भी नजर लगी हुई है। फिलहाल उन्होंने भविष्य के पत्ते नहीं खोले हैं। अमरोहा के सांसद कुंवर दानिश अली हैं। ये जेडीएस के थ्रू बसपा में आए थे। मायावती ने इनको अमरोहा का टिकट दिया था। हाल ही में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रमेश विधुड़ी ने इनको बड़े अशोभनीय शब्द कहे। अशोभनीय टिप्पणी इतनी खराब थी जिनको टीवी पर बोला जाना उचित नहीं है। क्योंकि किसी धर्म के विषय में जब आप ये कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, तो किसी भी धर्म के विषय में चाहे वो कोई धर्म हो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। पर देश की सर्वोच्च संसद में सांसद महोदय ने, रमेश विधुड़ी ने सम्मान नहीं किया। उनके मन का जहर निकल के आया। और हद तो यह है कि जब संसद की विशेषाधिकार समिति ने उन्हें तलब भी किया तो आज
वो उस समिति के समक्ष पेश होने भी नहीं गए। हालांकि वो राजस्थान में पार्टी ने उन्हें जिम्मेदारी सौंप रखी है, वहां पार्टी के लिए सचिन पायलट के इलाके में वोट जुटा रहे हैं, इसलिए वहां लगे हों, इसलिए न गए हों। पर दानिश अली इस एपिसोड के बाद कांग्रेस के नजदीक आ रहे हैं। बसपा में उनकी कोई संभावना नहीं है और बसपा ने उनके साथ हुए अशोभनीय व्यवहार पर कोई प्रतिक्रिया भी जाहिर नहीं की है, जबकि राहुल गांधी उनके घर चले गए थे। जिसके बाद दानिश अली इंडिया खेमे से, और लगता यह है कि कांग्रेस खेमे से, कांग्रेस के टिकट पर कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं, अमरोहा या कहीं अन्य से। ऐसी संभावनाएं हैं कि वो इस बार बसपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। मुजफ्फरनगर में पीसीएस अफसर रहे हैं श्याम सिंह यादव, जो विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, एसडीएम भी रहे हैं, एसडीएम स्टेट भी रहे हैं, बड़े दबंग अधिकारी रहे हैं। वो जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीते थे, पर 2024 में बसपा से जौनपुर से चुनाव न लड़ना निश्चित हो चुका है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से वो बसपा से दूरी बनाए हुए हैं। श्याम सिंह यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिल चुके हैं। उनकी सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल हो चुकी हैं। बसपा के कार्यक्रम से भी वे प्रत्यक्ष रूप से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से वे जौनपुर या किसी अन्य सीट पर टिकट चाह रहे हैं। शायद कोई संकेत मिल गया होगा, इसीलिए प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री से वो मिलने गए हैं। शायद वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी होंगे या नहीं होंगे ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन वो बसपा के नहीं होंगे, ये अब क्लियर हो चुका है। अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे, उनके पिता समाजवादी पार्टी से विधायक चुने जा चुके हैं और उसके बाद वो खुद भी अखिलेश यादव से मिल चुके हैं, इसलिए अब वो भी बसपा में नहीं है और वो सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले संभावित प्रत्याशियों में शामिल हैं, इसलिए उनकी भी संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है। संगीता आजाद, गिरीश चंद्रा, राम शिरोमणि भी ऐसे सांसद हैं जिनके विषय में ये तय हो रहा है कि वो किस दल में लड़ेंगे, पर इनमें से भी एक दो को छोड़कर संभावना ये है कि वो भी नए ठिकानों की तलाश में हैं। अब बात करते हैं बिजनौर के सांसद मलूक नागर की। अभी तक जो सूत्र मिल रहे हैं, जो बसपा की तटस्थ भाव की स्थिति है, मलूक नागर बसपा से चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। बसपा के कार्यक्रमों में सामान्य रूप से बहुत सक्रिय नहीं आते हैं। वो टीवी पर बसपा की तरफ से प्रवक्ता के रूप में तो जरूर जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल में बसपा के कार्यक्रमों में, चूंकि बिजनौर लोकसभा में 2 विधानसभा सीटें मुजफ्फरनगर में भी शामिल हैं, उनमें उनकी सक्रियता नजर नहीं आई है। माना जा रहा है कि वे किसी अन्य गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। अगली वीडियो में बताएंगे कि आखिर मलूक नागर की किस पार्टी के साथ क्या गठबंधन चल रहा है और मलूक नागर किस दल से, किस गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। पर लगभग ये निश्चित है, वर्तमान की स्थिति में यदि बसपा तटस्थ भाव में रही तो मलूक नागर भी बसपा से चुनाव नहीं लड़ेंगे। पिछले घोसी के चुनाव को भी उत्तर प्रदेश के लिए एक प्रतीक माना जा रहा था, एक सेमीफाइनल कहा जा रहा था। उस समय यह उम्मीद की जा रही थी कि बहुजन समाज पार्टी किसी ना किसी पक्ष से चुनाव लड़ेगी। पहले कयास थे कि भाजपा के दबाव में मायावती जी को माना जाता है, उस स्थिति में मायावती कोई ऐसा प्रत्याशी उतारेंगी जो समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत पैदा करे। वहां समाजवादी पार्टी ने ठाकुर सुधाकर सिंह को प्रत्याशी बनाया था, जबकि भाजपा ने पूर्व मंत्री दारा सिंह को चुनाव लड़ाया था। दारा सिंह पहले बसपा को कई बार चुनने के बाद भी बसपा को धोखा देके गए थे, तो मायावती सुधाकर में और दारा सिंह में दारा सिंह से कम नाराज थी। संभवतः उन्होंने ऐसा खेल खेला कि किसी भी तरह से उन्होंने दारा की मदद करने की कोशिश नहीं की और अपना प्रत्याशी नहीं उतारा, जिसका अर्थ ये रहा, जिसका परिणाम ये रहा। हालांकि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा था कि बसपा के मतदाता जाएं तो नोटा दबाएं, पर जो बूथ पे जाता है वो नोटा नहीं दबाता है। बहुत ही कम लोग नोटा दबाते हैं, इसलिए ज्यादातर ने समाजवादी पार्टी को वहां वोट दिया। और दारा सिंह चौहान जो कुछ महीने पहले ही वहां से जीत के आए थे, भारी सरकारी व्यवस्थाओं के बावजूद भी, सत्ता की पकड़ के बावजूद भी वहां बुरी तरह से पराजित हुए। और दारा सिंह चौहान की राजनीति के लिए वाटरलू घोसी का चुनाव
लग रहा था। पर जो चर्चा आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना कमिटमेंट निभाने जा रही है और दारा सिंह चौहान को इस करारी हार के बावजूद भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। घोसी के उपचुनाव में दलित मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट देना ज्यादा प्रीफर किया, ज्यादा पसंद किया, जिसका अर्थ यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो सहज नहीं रहे। अब 2024 के चुनाव में ये तो निश्चित है कि मायावती जी किसी ना किसी एक घटक दल में होंगी। सभी जानते हैं, सामान्य चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में मायावती जी की इतनी जांचें खुली हुई हैं, पेंडिंग है कि भाजपा के से मायावती डरती है, केंद्र सरकार से डरती है, ये बच्चे बच्चे की जबान पर है। और मायावती कई बार सपा के मुकाबले भाजपा को मदद करती भी दिखती है। मेरठ के चुनाव के बाद तो उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर ही स्वीकार भी कर लिया था कि मैंने अपने मतदाताओं को कहा कि सपा को जिताना नहीं है, भाजपा को वोट देनी है। लेकिन ये 2019 से पहले की बात है। 2019 में बुआ बबुआ का जो गठबंधन हुआ था, उससे अखिलेश और मायावती के सामान्य रिश्ते अब वैसे नहीं हैं जैसे मुलायम सिंह यादव के मायावती के साथ रहा करते थे। उन स्थितियों में मायावती किसके साथ जाएगी ये बहुत स्पष्ट नहीं है, पर यह निश्चित है कि 2024 के चुनाव से पहले मायावती किसी ना किसी गठबंधन में जाएगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी मायावती को लेकर बहुत आशान्वित है। मायावती के सोनिया गांधी से संबंध बहुत प्रगाढ़ हैं। साथ ही प्रियंका गांधी की मायावती के भतीजे आनंद के साथ सीधे संवाद की स्थिति है, दोनों के संबंध बहुत सहज हैं। माना जाता है, कांग्रेस क्षमा मानता है कि मायावती प्रत्येक दशा में लोकसभा चुनाव में इंडिया में शामिल होंगी। लेकिन अभी भाजपा के ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का डर है, इसलिए अभी मायावती अपने पत्ते नहीं खोल रही है। पिछले दिनों जैसे ही चर्चा आई कि सोनिया गांधी मायावती के साथ और प्रियंका आनंद के साथ चर्चा कर रही हैं और बसपा इंडिया गठबंधन में जा सकती है, तुरंत ही एक खबर अखबारों में सुर्खियां बन गई कि आनंद के तो नोएडा की एक सोसाइटी में 250 से ज्यादा फ्लैट है और 250 फ्लैट की बात उठी और मायावती के गठबंधन में जाने की चर्चा दबी। माना यह जाता है कि चुनाव तक मायावती यथावत स्थिति में रहेंगी, पर इंडिया गठबंधन को एक डर है कि यदि लोकसभा चुनाव के परिणाम ऐसे आए कि 10, 15, 20 सीट से भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने में कमी लगी तो मायावती तुरंत भाजपा के दबाव में भाजपा गठबंधन में चली जाएंगी। इसलिए सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर आ रही है कि इंडिया में मायावती को लाने में दो चीजों की दिक्कतें आ रही हैं। एक, मायावती चाहती हैं कि चंद्रशेखर को इसमें शामिल न किया जाए, लेकिन जयंत चौधरी अपने कोटे में चंद्रशेखर को नगीना सीट से चुनाव लड़ाने की कई बार घोषणा कर चुके हैं और जयंत चौधरी ये तय किए हुए हैं कि चंद्रशेखर उनके साथ गठबंधन में रहेंगे, जिसमें भी जयंत रहेंगे, और जयंत चूंकि इंडिया में रहेंगे इसलिए चंद्रशेखर उन्हीं के कोटे में रहेंगे। वो इंडिया गठबंधन में प्रत्यक्ष ना हो, लोकदल के साथ रहेंगे और जयंत चौधरी के साथ चंद्रशेखर की ट्यूनिंग जबरदस्त है। उस स्थिति में नगीना सीट से गठबंधन के प्रत्याशी चंद्रशेखर होंगे। मायावती को 30-35 सीटें इस बार दी जा सकती हैं। 30-35 सीटें समाजवादी पार्टी रख सकती है, बाकी जो 15-20 सीट है उसमें लोकदल और कांग्रेस का बंटवारा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी भी 1-2 सीट उत्तर प्रदेश में चाह सकती है। इन सब परिस्थितियों में मायावती की संभावनाएं ज्यादातर इंडिया गठबंधन में आने की है। मायावती ये जानती हैं कि यदि इस बार वो किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुई तो उनकी पार्टी के लिए ये आखिरी चुनाव होगा। उनका मतदाता, उनका आधार मतदाता बिखर जाएगा। चंद्रशेखर पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत कई जगह अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं, मतदाता उनके बारे में सोच रहे हैं और चंद्रशेखर मुखरता के साथ आगे बढ़ेंगे तो मायावती के मतदाता उनके साथ जुड़ते चले जाएंगे, जो मायावती के राजनीतिक भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन यदि किसी वजह से मायावती ने एनडीए के साथ
गठबंधन कर दिया तो आप समझिए कि पूरा चुनाव का परिदृश्य बदल जाएगा। दूर दूर तक इस गठबंधन का असर दिखाई देगा। मायावती का मतदाता मायावती के साथ उस गठबंधन में अगर चला जाता है तो चुनाव परिणाम अप्रत्याशित हो जाएंगे। इन सब पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजर रहेगी। क्या होगा, मायावती किधर जाएंगी, इनके सांसद किधर जाएंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। अगली वीडियो में फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यदि रॉयल बुलेटिन का यूट्यूब चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं। अगले किसी वीडियो में करेंगे और चर्चा। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।